नाज़रीन, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था रेप्टिलियन, लिजर्ड एंड शेप शिफ्टिंग क्रिएचर के बारे में, जो हम इंसानों के बीच में ही रहती है और कुछ खास इंसानों से कांटेक्ट भी करती है। आज की वीडियो लास्ट वीडियो का एक्सटेंशन है, या यूं कहें कि उसका पार्ट 2 है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम डिकोड करने वाले हैं एक हॉलीवुड मूवी को जिसका नाम है दे लिव। ये मूवी 1988 में हॉलीवुड के अंदर रिलीज हुई थी और इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे शेप शिफ्टिंग क्रिएचर इंसानों के माशरे में रहकर इंसानों के रूप में इंसानों की दुनिया पर राज करती है। मूवी का नाम है दे लिव, यानी वो जीते हैं, और इनडायरेक्टली कहें तो सिर्फ वो ही जीते हैं, बाकी सारी दुनिया सो रही है। इस मूवी दे लिव का प्लॉट एक तरह से सीक्रेट सोसाइटी के बिहाइंड द सीन को एक्सप्लेन करता है, जबकि इस मूवी में कहीं भी किसी सीक्रेट सोसाइटी, इल्यूमिनाटी, स्कल एंड बोन, फ्रीमेसन का नाम कहीं भी नहीं लिया गया है। सीक्रेट सोसाइटी को मुखातिब करने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं दे। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है रूडी पाइपर, जो कि एक हॉलीवुड का एक्टर था, अब उसकी डेथ हो चुकी है और इसका कहना था कि दे लिव मूवी कोई मूवी नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री है। शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है इस सीन से जिसमें मूवी का मेन कैरेक्टर रूडी पाइपर शहर में बैग टांगकर घूम रहा होता है। घूमते घूमते रूडी पाइपर एक चर्च के सामने पहुंच जाता है। वहां पर चर्च का पादरी लोगों को भाषण दे रहा होता है। अपने भाषण में पास्टर लोगों को बता रहा होता है ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और यहां तक कि नॉर्मल लोगों की थॉट प्रोसेस पर भी अपना कब्जा कर रखा है। पास्टर बताता है दे कंट्रोल अस। वॉच दिस फुटेज। Have taken the hearts and minds of our leaders. They have recruited the rich and the powerful, and they have blinded us to the truth. Our human spirit is corrupted. Why do we worship greed? Because outside the limit of our sight, feeding off us, perched on top of us from birth to death, are our owners. Our owners, they have us, they control us. जाहिर है कि ये बात रूडी पाइपर को बोरिंग लगती है और वो वहां से खिसक लेता है। नेक्स्ट सीन में रूडी पाइपर मेन मार्केट से गुजर रहा होता है। ये सीन आता है जिसमें ये शख्स टीवी स्क्रीन को घूर घूर कर देख रहा है जैसे कि ये हिप्नोटाइज हो गया हो। ये सीन स्पेशली ये दिखाने के लिए बनाया गया है कि टीवी ज्यादातर अपनी ऑडियंस के दिमाग को हिप्नोसिस स्टेट में पहुंचा देता है। नेक्स्ट सीन आता है जिसमें लोग रोजमर्रा के मामूल के हिसाब से टीवी को देख रहे होते हैं, जबकि सभी टीवी को अचानक से समथिंग लाइक हैक कर लिया जाता है और एक वहां पर शख्स कुछ बता रहा होता है। ये शख्स उसी पादरी के जो चर्च के सामने प्रीच कर रहा था और एलीट क्लास के बारे में बता रहा था कि कैसे वो पूरी दुनिया के हर सिस्टम पर राज करती है। ये शख्स उसी ग्रुप का मेंबर होता है। यानी यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक वो ग्रुप है जो पूरी दुनिया पर राज करता है और एक वो छोटा सा ग्रुप है जो इन राज करने वाले लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। तो इसी ग्रुप का लीडर टीवी चैनल पर आता है और सबको बताता है कि कैसे ये एलीट पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं और कैसे इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, एक रेडिएशन सेंटर ये ओपन कर रहे हैं, बल्कि बना चुके हैं, जहां से ये लोगों के दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। The movement was begun 8 months ago by a small group of scientists who discovered, quite by accident, these signals being sent through. It's giving me a headache. Yeah, tell me about it. Us took the hackers months to figure out how to do this. The poor and the underclass are growing. Racial justice and human rights are non-existent. They have created a repressive society, and we are their unwitting accomplices. रूडी पाइपर भी टीवी पर इस शख्स को देखता है। रूडी पाइपर ने सबसे पहले पादरी को सुना जो रोड पर प्रीच कर रहा था इन एलीट के बारे में। फिर उसने टीवी पर देखा कि कैसे हैक करके टीवी को इस ग्रुप के लीडर ने भी ये बताया। थोड़ा सा रूडी पाइपर को क्लिक होता है और वो तहकीकात करने पहुंच जाता है चर्च के अंदर। रूडी पाइपर चर्च के अंदर पहुंचता है और चर्च की दीवार पर बोल्ड लेटर में लिखा होता है दे लिव
वी स्लीप, यानी वो जीते हैं और हम सोते हैं, या वो जी रहे हैं और हम सो रहे हैं। इसी चर्च के अंदर रूडी पाइपर की मुलाकात होती है इस पूरे ग्रुप से, जिनको इन एलीट क्लास के सीक्रेट प्लान के बारे में किसी तरीके से पता चल चुका है और ये एलीट के प्लान को एक्सपोज करके उस रेडिएशन सेंटर को डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हैं। चर्च में उन्होंने एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया हुआ होता है जहां पर इनके सारे प्लान्स डिस्कस होते हैं और मीटिंग्स होती हैं। मूवी में दिखाया गया है नेक्स्ट सीन में कि पुलिस को इस चर्च के बारे में पता चल जाता है कि ये चर्च कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान कर रहा है। पुलिस चर्च पर हमला कर देती है और चर्च के मेंबर को अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि रूडी पाइपर भागने में कामयाब हो जाता है। रूडी पाइपर को अब यकीन हो जाता है कुछ तो प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज नॉट ओके, इसीलिए वो चर्च में खोजबीन करने के लिए दोबारा से पहुंच जाता है। रूडी पाइपर नोट करता है कि चर्च की जिस दीवार पर पहले उसने देखा था, जहां पर लिखा हुआ था दे लिव वी स्लीप, वहां पर अब उस दीवार को पेंट कर दिया गया है, वहां पर वो अब नहीं लिखा हुआ है दे लिव वी स्लीप। खोजबीन करने पर रूडी पाइपर को एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे सन ग्लासेस होते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी रूडी पाइपर एक सन ग्लास को अपने साथ ले लेता है और वापस आ जाता है। मार्केट एरिया में चहलकदमी करते हुए रूडी पाइपर इस सन ग्लासेस को लगा लेता है। तब उसे मालूम चलता है ये कोई आम सन ग्लासेस नहीं है, बल्कि ये एक डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया हुआ सनग्लास है। यानी नेकेड आई से जैसे हम दुनिया को, चीजों को, बोर्ड्स को देखते हैं, इस सनग्लासेस को लगाने के बाद वहां पर कुछ और ही नजर आता है। जैसे कि मार्केट में एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड को नॉर्मल आई से, नेकेड आई से देखने पर उसमें एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है, लेकिन जब रूडी इस आम से दिखने वाले बोर्ड को, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है, इस सनग्लास को लगाकर देखता है तो उस पर लिखा होता है ओबे, यानी इताअत करो। रूडी एक दूसरे बोर्ड को देखता है जिस पर एडवर्टाइजमेंट होता है बीच टूरिज्म का, और सनग्लासेस लगाते ही उस पर लिखा होता है मैरी एंड रिप्रोड्यूस। एक रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड पर जब रूडी सनग्लासेस से देखता है तो उस पर लिखा होता है नो इंडिपेंडेंट थॉट, यानी नेकेड आई से, आम आंख से दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट बोर्ड अपने साथ कुछ सबलिमिनल मैसेज हमारे दिमाग में कैरी करते हैं, और ये सनग्लासेस उन मैसेजेस को देखने की पावर इंसान को दे देता है। फाइनली इस स्पेशल सनग्लासेस को लगाकर जब रूडी पूरी मार्केट को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि पूरी मार्केट भरी होती है इन सबलिमिनल मैसेज से, जो कि सबलिमिनली हमारे माइंड पर अटैक हर वक्त करते रहते हैं। डिफरेंट टाइप के सबकॉन्शियस सबलिमिनल मैसेज ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाते रहते हैं, जैसे ओबे, कंज्यूम, बाय, वॉच टीवी, कंफर्म, सबमिट, स्टे असलीप, नो इंडिपेंडेंट थॉट। कुछ इस तरीके के मैसेज इन दीवारों, कुछ इस तरीके के मैसेज से ये पूरी दीवारें भरी हुई हैं। आगे का सीन जिसको मैं जिक्र करने वाला हूं वो है एक एपिक सीन एक बुक स्टॉल का। रूडी पाइपर जब इस बुक स्टॉल पर आता है जहां पर ढेर सारी बुक मैगजीन वगैरह होती है, रूडी एक मैगजीन उठाता है और ये मैगजीन भी वैसे ही मैसेजेस से भरी होती है, बाय, ओबे, डू नॉट क्वेश्चन अथॉरिटी, इस टाइप के मैसेज। इसी बुक स्टॉल पर इस मूवी का एपिक सीन आता है, रेप्टिलियन कनेक्शन, जिसकी वजह से अपनी वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि ये सेकंड पार्ट है हमारी लास्ट वीडियो का। कोट पैंट पहने, टाई लगाए हुए ये शख्स हाई क्लास सोसाइटी का नजर आता है। इस सीन में ये दिखाया गया है कि हाई क्लास सोसाइटी के लोग, एलीट क्लास सोसाइटी के लोग जो इंसानों के बीच में इंसान की शक्ल में इंसान की तरह रहते हैं, वो इंसान नहीं होते, वो रेप्टिलियन होते हैं। ग्लास लगाकर इसकी मनहूस लानती शक्ल को देखकर रूडी पाइपर हक्का बक्का रह जाता है। What's your problem? I said, what's your problem? इसी बुक स्टॉल में रूडी एक शख्स को देखता है जिसके हाथ में डॉलर होते हैं। रूडी देखता है कि डॉलर जो सबलिमिनल मैसेज हमारे दिमाग में ट्रांसमिट करता है वो है दिस इज योर गॉड, यानी पैसा तुम्हारा खुदा है। हक्का बक्का हैरान परेशान रूडी पाइपर हल्के हल्के चलते हुए एक ग्रोसरी स्टोर में घुस जाता है और जरा देखें कि आगे उसको क्या दिखाई देता है।
स्टोर पर अंदर मिक्स्ड पॉपुलेशन होती है, कुछ इंसानों की और कुछ रेप्टिलियन की। जो पॉलिटिशियन टीवी पर स्पीच दे रहा होता है वो भी एक रेप्टिलियन होता है, और उसके पीछे जो बोर्ड लगा होता है, जो अक्सर पॉलिटिशियन के पीछे लगा होता है, वो एक सबलिमिनल मैसेज अवाम को ट्रांसफर करता है, ओबे यानी इतायत करो। रूडी पाइपर एक रेप्टिलियन लेडी से टकरा जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर गिर जाता है, और अपनी फ्रस्ट्रेशन में वो उसको बोल देता है कि तुम एक रेगुलर पर्सन नहीं हो। Vital. The old cynicism is gone. We have faith in our leaders. We're optimistic as to what becomes of it all. It really boils down to our ability to accept. We don't need pessimism. Our nation, our ideal of vision. Excuse me. Just survive. You know, you look like your head fell on the cheese dip back in 1957. Oh. You see, I take these glasses off. She looks like a regular person, doesn't she, huh? Put them back on. Formaldehyde face. That's what we got. That's enough out of you. You get out or I call the cops. Call the cops? You know what you need? You need a Brazilian plastic surgeon. I've got one that can see. ये समझ जाती है कि इसको हमारी हकीकत का पता है। वो अपनी वॉच से किसी को बोलकर मैसेज देती है कि एक शख्स हमारी हकीकत के बारे में जानता है। ध्यान रहे कि ये मूवी 1988 में रिलीज हुई थी। उस वक्त रिस्ट वॉच से वॉइस मैसेज ट्रांसफर करने का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। मोबाइल भी उस टाइम आम नहीं थे। इंडिया में तो मोबाइल 2000 के अंदर आम हुए हैं, बाहर भी 1990s तक मोबाइल आम नहीं थे। लेकिन ये रेप्टिलियन लेडी और इसके साथ की बहुत सारी लेडीज इस रिस्ट वॉच से वॉइस नोट ट्रांसफर करती है कि हमारी असलियत के बारे में एक शख्स जानता है। यानी करीब 35 साल पहले जैसे रिस्ट वॉच आज एप्पल के लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल को एक्सेस करने के लिए, वो 35 साल पहले एलीट क्लास यूज करती थी। अगर आपने मेरी सिम्पसन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देखें। वहां पर मैंने बताया है कि ये कैसे अपने एजेंडा और प्लान को फ्यूचर के लिए पुश करते हैं और प्रिडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। सिम्पसन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रूडी पाइपर ने फ्रस्ट्रेट होकर उस लेडी को बोल तो दिया, लेकिन उसको उस स्टोर से भागना पड़ता है। जाहिर है रूडी पाइपर मान चुका है कि वो अब इन एलीट के प्लान को फेल करेगा। रूडी पाइपर को पता चल चुका है कि कैसे एलीट रेडियो फ्रीक्वेंसी टावर लगा रही हैं जिनसे ये मासिस के ब्रेन को वॉश करेंगे। इसीलिए रूडी पाइपर इस टीवी चैनल के रेडियो टावर को बर्बाद करने का मंसूबा अपने मन में बना लेता है, और यही उसकी जिंदगी का अब मकसद बन चुका है। रूडी पाइपर अपने फ्रेंड फ्रैंक से इस बारे में बात करता है, लेकिन फ्रैंक उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और थोड़ा सा रूडी को गलत भी बोलता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में थोड़ी सी हाथापाई मारपीट भी हो जाती है। खैर रूडी फ्रैंक को किसी तरह वो सनग्लासेस लगाने में कामयाब हो जाता है, और सनग्लासेस लगाते ही फ्रैंक के चारों तबक रोशन हो जाते हैं। रूडी और फ्रैंक अब दोनों एक साथ हैं और दोनों ये मंसूबा बनाते हैं कि उनको रेडियो टावर को बर्बाद करना है। वो दोनों रेडियो टीवी टावर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। मूवी का ड्रामा चलता है। पहले फ्रैंक मर जाता है और फिर रेडियो टावर को तबाह करने के बाद रूडी भी इस दुनिया से चला जाता है। इस मूवी के अंदर 4 पॉइंट बताए गए हैं और अच्छे से एंटरटेनमेंट के जरिए इसको एक्सप्लेन किया गया है। पॉइंट नंबर 1, रेप्टिलियन शेप शिफ्टर यानी खबीज जिन्नात इस दुनिया में इंसानों की शक्ल में रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, इन खबीज जिन्नातों यानी शेप शिफ्टिंग क्रिएचर का कब्जा इंसानों की एलीट क्लास पर है। पॉइंट नंबर 3, टीवी चैनल, मनी, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, मैगजीन, ये सब सबलिमिनली इंसान को ऐसे मैसेज भेजते हैं जो इंसान को बातनी तौर पर सुलाए रखते हैं। पॉइंट नंबर 4, दे लिव वी स्लीप यानी जीते सिर्फ वही हैं, मेजॉरिटी सो रही है। इससे मुझे हजरत अली का एक कॉल याद आ गया। हजरत अली ने एक बार कहा था कि इंसान सो रहा है, जब मौत आती है तो वो जागता है और कहता है मैं सो रहा था।
इन दोनों वीडियो के जरिए मैंने आपको रेप्टिलियन के बारे में बताने की कोशिश की है। शुरुआत की थी मैंने उस लेडी से जिसने ये दावा किया था यूएसए के एक प्लेन में उसने एक शेप शिफ्ट करते हुए इंसान को देखा है, और मैंने एंड किया दे लिव मूवी के एक्सप्लेनेशन से। आखिर में हक वर्सेस बातिल चैनल के ज़हीन और क्यूरियस नाजरीन से मेरा एक सवाल है जिसका आपको कमेंट सेक्शन में सोच समझकर जवाब देना है। इस मूवी का डायरेक्टर अगर इतना ज्यादा इन एलीट क्लास सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जानता है, उसने अपने आप को सिर्फ एक ही मूवी पर क्यों महदूद कर लिया? यानी ये सीक्रेट सोसाइटी और इनकी स्टडी इतना हसास सब्जेक्ट है कि जो इस फील्ड में उतरता है वो सिर्फ एक वीडियो पर अपने आप को या एक मूवी पर अपने आप को महदूद नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अल्तमश शेख और सीक्रेट टीवी चैनल 5 साल से इन सीक्रेट सोसाइटी को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। हक वर्सेस बातिल चैनल भी अपनी कोशिशों में लगा हुआ है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। फिर एक बड़ा डायरेक्टर जो हॉलीवुड की मूवी को बनाने की काबिलियत रखता है, उसके पास असबाब हैं, तो इन सीक्रेट सोसाइटी के बारे में इतना डीप स्टडी करके समझता है, उस डायरेक्टर ने सिर्फ एक मूवी बनाने के बाद खुद को लिमिट क्यों कर लिया? दूसरी बात, अगर सीक्रेट सोसाइटी जिनके खिलाफ ये मूवी बनाई गई, जिनको एक्सपोज करने के लिए ये मूवी बनाई गई, उन्होंने इस मूवी के डायरेक्टर को मान लेते हैं कि थ्रेट किया किसी भी सेंस में, ये बात सही नहीं हो सकती। क्योंकि अगर वो इस मूवी के डायरेक्टर को या मूवी को थ्रेट समझते तो वो इस मूवी को रिलीज होने ही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रे स्टेट मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर रिलीज करने के बाद ग्रे स्टेट के डायरेक्टर को उसकी वाइफ और उसकी 7 साला बच्ची को मूवी रिलीज होने से पहले ही मार दिया गया। ग्रे स्टेट मूवी कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। मैं आपसे इस सवाल के साथ आज विदाई लेता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं, दे लिव मूवी क्या वाकई एक हक परस्त इंसान ने इन एलीट क्लास सोसाइटीज को एक्सपोज करने के लिए बनाई थी, या फिर ये मूवी भी इन ही एलीट क्लास का कोई माइंड कंट्रोलिंग प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का एजेंडा है? आप सोच समझकर अपनी राय का इजहार डिटेल में कर सकते हैं। आप मुझे इजाजत दें, नई वीडियो तक के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन की वजूहात हैं। बने रहें हमारे साथ इस सफर में कि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।